बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की बड़ी खबरें 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर एक चौथी पटिशन भी दायर कर दी गई है आबिद ज़ुबैरी साहब की जानिब से और वकला की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी रिजिडिटी थी, काफ़ी मामलात ख़राब थे, रहनुमाओं की आपस में लफ्जी गोलाबारी जारी थी। आज उसके ऊपर बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब ने सबको बिठाया है वहाँ पर, जिनकी मुलाकातें हुई हैं वकला की, और उस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। और मेरे नज़दीक सबसे बड़ी खबर आज की, बीइंग अ किसान, बीइंग अ पंजाबी, बीइंग अ ज़िम्मेदार, मेरे लिए बहुत बड़ी खबर ये कि जनाब मरीम नवाज़ साहिबा ने किसान कार्ड का आगाज़ कर दिया है। ये 12 लाख के करीब दरखास्तें मिली हैं। गंदम के सीज़न में किसानों के साथ क्या हुआ, उसके बाद ये किसान कार्ड मिलना, ये हवा का झोंका होगा, ये ऑप्टिक्स पे काम हो रहा है, कॉस्मेटिक्स पे काम हो रहा है, इससे क्या वाकई में ज़िम्मेदार का फ़ायदा होगा, इन तमाम टॉपिक से बात करेंगे। एक मामला बड़ा हाई पकड़ा हुआ था पिछले कुछ दिनों में, वो फवाद चौधरी साहब, फैसल चौधरी साहब, सलमान अकरम राजा साहब, ब्रोफ हसन साहब, डिजिटल उसमें बमबारी जारी थी। आज फिर फैसल साहब की मुलाकात हुई है। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं इस सेगमेंट में और देखते हैं कि उन्हीं से बात करके पूछते हैं कि जेल में आज क्या क्या होता रहा। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। सुना है आज सीज फायर हो गया है। नहीं, वो जो पार्टियां फायर कर रही थी उन्हीं से हुआ होगा सीज फायर। मैं तो फायर करता नहीं हूँ, लेकिन आई मस्ट आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड खान साहब का फॉर हम्म, पोजिंग ट्रस्ट इन मी। हम्म, और उन्होंने मुझे हमेशा बहुत रिस्पेक्ट दी, मोहब्बत दी। हम्म। और फ्रेंकली स्पीकिंग में हम उसको रेसिप्रोकेट उस तरह से मैं नहीं थोड़ा सा कर डिटेल में सके। फैसल भी जाऊंगा कि मतलब व्हाट हैपेंड। सबसे पहले आप आज पहुंचे थे जेल और बाकी जो वकला थे वो बाद में पहुंचे हैं? लॉयर्स इकट्ठे जाते हैं। ओके। मैं थे, सलमान अकरम साहब थे, अली बैरिस्टर अली जफर साहब थे, सलमान सफदर साहब थे। उसके बाद हमारे दो बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, ताबिश फारूक हैं और सरदार कदीर साहब हैं। दोनों हमारी ओके। बड़े टीम के बड़े ज़बरदस्त मेम्बरान हैं। वो थे अहमद मिसर, हमारे सलमान सफदर साहब का दफ्तर चलाते हैं। वो बहुत कोना मतलब मश्क आज हमारा दोस्त है। लंबी चौड़ी टीम से मुलाकात हुई आज? नहीं नहीं, लंबी चौड़ी टीम तो हमेशा होती है। इतने ये तो कम थे, आज दो तीन तो आ नहीं सके ना। हम्म, तो हम वहाँ पे जब अंदर गए तो देखिए, हाँ, ये एक हालात चल रहे हैं। हम एक खानदान की तरह हैं। हम्म, उसमें जब होती है, गलतफहमियां होती हैं, कुछ लोग उसमें बजाय कि उसको, जो मौका परस्त लोग होते हैं, उसमें तेल भी उंडेलते होंगे, जाहिर है। हम्म, हम्म, सलमान राय साहब के लिए मेरा हमेशा बड़ा एहतराम है। कुछ गलतफहमी थी, खान साहब ने इसको भांपा और हम्म, उन्होंने फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि नहीं, ये मामला वैसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है। हम्म। और फिर उन्होंने मुझे जो हुक्म दिया, डेफिनेटली मुझे खान साहब का हुक्म जब आ जाता है या खान साहब की एक हदायत आ जाती है, तो फिर मेरे लिए वो हरफ चले आखिर आज होता थोड़ा है। सा फिर बता मैं दें कि नेक्स्ट। बोन ऑफ कंटेंशन बना क्या था, मामला खराब कहां से हुआ? 2-3 दिनों के अंदर देखते देखते एक बच्चा का इशू बन गया पूरी पार्टी का। देखिए, मैं आज आपको बड़ा खुल के बताऊं, फवाद साहब की तरफ से पार्टी लीडरशिप पे होने वाली बम्बारमेंट, जिसका फिर आज हम्म। मैंने खान साहब का जो मैसेज, अगर मैंने खान साहब का मैसेज कभी भी कोई फवाद साहब के लिए दिया तो आज अपनी ट्वीट के जरिए दिया ओके। उनको, हम्म, ताकि पब्लिक, मैंने कभी भी उनके लिए कोई मैसेजिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्ले नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं खान साहब के लिए या किसी और के लिए मैं मैसेजिंग नहीं करता। खान साहब, उनकी अपना पॉलिटिकल टीम है, वो हम्म, वही देखती है, वही वही वो और खान साहब करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। मेरा काम, मेरी ड्यूटी जो है, साकिब, मैं खान साहब के साथ बहुत देर से हूँ। हम्म, मैं तकरीबन 2014-15 से भी पहले से उनकी खिदमत में हूँ। और मैं पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस से लेके जो अभी भी बड़े बड़े केसेस हैं, खान साहब के साथ रहा हूँ। तो ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू मी। एक मेरा ट्रस्ट उनके ऊपर है और उनकी शफकत मेरे ऊपर रहती है। हम्म, तो हुआ ये था कि बीच में ये जो बम्बारमेंट आई, ऑब्वियसली मैं उसमें कोलेटरल भी तो होता है ना मेरे जैसा। तो हम्म, मैंने वही अर्ज किया, मैंने फवाद साहब से भी आज मैसेज किया। वैसे भी उनको मैंने ये कहा है कि ये पार्टी जिसमें आप हैं या रहे हैं, आप उनके इसके दुआगो हैं। तो हम्म, घरों में जो बात होती है वो घर में रखी जाती है, बाहर नहीं की जाती। हम्म। लिहाजा आप भी चुप इख्तियार करें। और जाहिर है, खान साहब ने दूसरी तरफ ये हिदायत दी। और देखिए, हम सबको एक यकसुई के साथ एक काम करना है, वो है खान साहब की रहाई। अच्छा फैसल वो भाई यहाँ पे रुकिएगा एक सेकंड। जो मुझे आपकी गुफ्तगू समझ आई, आप कैटेगोरिकली फवाद साहब की तनकीदी ट्वीट्स, उनके टॉक शोज में मौजूदा लीडरशिप के ऊपर तनकीद, आप उस बयानिए से मुत्तफिक नहीं है? जी नहीं, मैं मुतफिक नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें जो हैं, इतने सख्त अंदाज से किसी भी तरफ से हो, हम्म, फवाद साहब की तरफ से हो या दूसरी तरफ से हो, वो नहीं होनी चाहिए।
और ये चीज़ें जो होती हैं ये इस तरह से पब्लिक में नहीं डिस्कस की जाती। इख्तलाफात होते हैं, मुख्तलिफ राय ओपिनियंस होती हैं, वो ओपिनियंस आती हैं, ओपिनियन जो है फाइनली प्रिवेल। ऑब्वियसली एक सिस्टम है, अथॉरिटी है, एक चीज सिस्टम चलता है, वो सिस्टम जो है उसके मुताबिक जो अभी जुम्मेदारान हैं पार्टी के वही रिस्पॉन्सिबल हैं। जो थैंक यू वेरी साबिक मच। मैं उसी जुम्मेदारान तरफ आ रहा था कि आप यू लाइक इट और यू डोंट, लेकिन अभी रऊफ हसन साहब हो जाए, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब हो जाए, उनको दिया हुआ कॉन्फिडेंस तो बानी पीटीए जनाब इमरान खान साहब का ना, ये सारी अपॉइंटमेंट्स उनके कहने पे हुई हैं। सो यू लाइक इट और यू डोंट, लेकिन ये निजाम तो सारा इमरान खान साहब जेल से बैठ के चला रहे हैं, उन्हीं के लगाए हुए लोग हैं सारे के सारे। देखिए, इसमें डोंट लाइक वाली बात ही नहीं है। जब खान साहब ने किसी को इंटरेस्ट कर दी पार्टी या हम्म, किसी को उन्होंने जिम्मेदारी दे दी, हम्म, तो उसके बाद फिर वही, जब खान का एतमाद किसी एक शख्स पे है हम्म, तो वी ऑल हैव टू पोज ट्रस्ट इन इट। अब बात यह है कि वो कुछ ये होता है। देखिए, दो वकला में बहस हो जाती है, आप साफी हैं, दो हम्म, रिपोर्टर्स हैं, उनमें बहस होती हम्म, रहती है। हम्म, लेकिन इस बहस को एक दायरा कार में अगर रखा जाए तो ठीक है। हम्म, और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जो हैं, जो वकला खास करें, उनका आपस में एक ताल्लुक होता है, तो वो ताल्लुक में बात मुख्तलिफ राय हो सकती है, कुछ हालात वाक़यात ऐसे हो सकते हैं। हम्म, ज़ाहिर है, जो शख्स बाहर बैठा हो उसको हक़ाइक़ का इल्म नहीं होता, हम्म। वो अपनी राय अपने अंदाज़ों के मुताबिक देता है। तो जो शख्स अंदर बैठा है उसकी राय इसलिए मुकद्दम हो जाती है कि जो हालात व वाक़यात हैं वो उनको ज़्यादा बेहतर डायरेक्टली पता होते फेस हैं। कर यानी रहा होता है ना उसको। जी हाँ, तो ये जो मामला है, इस चीज़ को जो है उस तरह से, अब अल्लाह का शुक्र है खान साहब की एक मामला थे और उन्होंने भांपा कि ये उनकी पार्टी के अंदर अंदर या उनके लिए जो टीम है उनके अंदर एक कोई चीज़ आई है, जो मामला गलतफहमी में था। सलमान साहब की का मैंने जैसे ट्वीट में कहा, वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मेरे बड़े भाई हैं, मैंने बहुत सारा काम उनसे सीखा है। हम सारे जो जो जूनियर वकील हैं, हम सीखते हैं उनसे, हम बहुत सीखते हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर अब मैं में मुझे लास्टली खान साहब की। कैटेगोरिकली आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि फ्रॉम डे ऑन फैसल फरीद चौधरी साहब खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा है या पॉलिटिकल बैटल जो पीटीआई इस टाइम पे लड़ रही है आप उसका भी हिस्सा है? नहीं नहीं, मैं मेरे पास अभी तक खान साहब ने सियासी जिम्मेदारी कोई नहीं दी, हम्म, और मेरे पास लीगल जिम्मेदारियां हैं, मैं लीगल जिम्मेदारियां ही निभाऊंगा। और सियासी जिम्मेदारियों पे फ्रैंकली स्पीकिंग ना मेरी कभी खान साहब से बात हुई है, हम्म, कि ना मैं उसमें कोई इतना मुतमनी हूँ कि मैं किसी ऑफिस को होल्ड करूँ। मेरी जो जॉब है बतौर पीटीआई का वर्कर होने के या पीटीआई का सिंपथाइजर या वोटर होने के या सपोर्टर होने के, खान साहब का एक देरीना खिदमतगार होने पे, तो मेरी जो है वो कानूनी साइड पे ज़्यादा होगी। मेरी दिलचस्पी भी कानूनी साइड पे है। मेरी जो मैंने पहले अर्ज किया हम्म। कि हमारी तमाम टीम जो है, सलमान अकरम राजा साहब की सरबराही में, उसका काम यकसुई के साथ खान साहब की राय के ऊपर जो है वो तो जो देना जब है, आपने अपना और हम आज का अपनी सारा अपनी। पैगाम फवाद साहब को कन्वे किया तो वहां से क्या रिस्पॉन्स था? आपने उनकी ट्वीट देख ली? ट्वीट तो मैंने देख ली, लेकिन मैं वो कॉन्वर्सेशन जानना चाहता हूँ जो आप दोनों भाइयों की हुई होगी। भाइयों की कन्वर्सेशन तो नहीं बताते ना। लेकिन फिर भी कुछ बता देना हमें, कुछ बता दे कि व्हाट एक्चुअली इज सेड। वो वो हमने ट्विटर पे कर ली ताकि लोगों को ये ना लगे कि आपस में प्राइवेटली कर रहे हैं। हाँ, जो खान का मैसेज है, हाँ, खान का हुक्म आता है तो खान के हुक्म के मुताबिक बयान कर दिया जाता है। खान साहब का हुक्म आता है हम्म, तो आज, जैसे उस दिन मीडिया पे हम्म, खान साहब का हुक्म था कि आप जाके ये चीजें बाहर बताएंगे, हम्म, तो शुएब साहब ने और मैंने जाके वो चीजें बताई। ठीक है। आज अलीमा भी, और जब बीबी आ जाती हैं, अलीमा बीबी आ जाते हैं या दूसरे स्पोक्स पर्सन आ जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ लीगल साइड देखते हैं तो हम मीडिया के ऊपर इंटरेक्ट नहीं करते हैं। हम्म, इसलिए आज का पैगाम अलीमा बीबी ने दिया, दैट दे आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स, ठीक जो है। कि हम बिल्कुल फॉलो भी करते हैं। और आपके प्रोग्रामों में तो एज ए माहिर कानून हम ऐसे आते ही। हैं, तो उसके बाद तो बहुत सियासी गपशप लगी जाती है। हम्म। लेकिन जो एक खुशगवार सा एक फेज था, बहुत अल्लाह का शुक्र है जल्दी से ओवर हो गया। और अब हम जो है वैसे यू आर वेरी खान साहब लकी के फैसल लिए। साहब टेकिंग दैट, यू आर वेरी लकी, वरना इस तरह के फेजेस जब पीटीआई पे रफ पैचेस आए हैं ना तो वो लोग काफी सारे पार्टी से ही आउट हुए हैं, लेकिन यू आर वेरी लकी कि आपका मामला बहुत जल्दी संभल गया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर टाइम। आप अगले सेगमेंट भी हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद फैसल फरीद साहब हमारे साथ होंगे और आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ होंगे। 26वीं आईनी तरमीम और उसमें एक स्पीकर नेशनल असेंबली की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आज मखसूस नशिस्तों को लेकर, उसके ऊपर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से भी गुजरी, आई एम श्योर कि आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, कि जनाब स्पीकर नेशनल असेंबली ने कहा है कि जब तक इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस नहीं आती मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा। आज आपकी भी, आई एम श्योर कि आपकी नज़र से भी स्टेटमेंट गुजरी होगी स्पीकर साहब की। किसका फैसला माना जाएगा? आप सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा या एट दिस मोमेंट इलेक्शन कमीशन की हिदायत का वेट किया जाएगा?
नहीं, इसमें बड़ा क्लियर है जी। इसमें आर्टिकल 189 के तहत अगर स्पीकर जो है वो नहीं मानेगा तो आपको यूसुफ रज़ा गिलानी केस जो है वो याद होगा, अजहर सिद्दीक वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस है 2012 का, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने लेटर न लिखने पे घर गए थे। तो स्पीकर साहब 6 महीने के लिए जेल यात्रा के लिए चले जाएंगे अगर वो नहीं मानेंगे तो। इसमें तो कोई दूसरी बात है, और स्पीकर को ये बात जेब नहीं देती है। वो पार्लियामान के एक हेड है, चले सेरेमोनियस हेड ही सही आजकल, लेकिन एक स्पीकर का वकार होता है ऑफिस का, और एक वो उसकी पहचान होती है, एक डाकरम होता है। वो स्पीकर को कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर माशरे में या किसी भी मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ना मानने का इंदिया दिया जाएगा तो वो फिर निज़ाम जो है वो वैसे साहब उन्होंने 2017 में तरमीमी एक्ट था जो इलेक्शन एक्ट, उसका ही तरफ इशारा करते हुए क्या है, उसका सहारा लिया उन्होंने कि जी उसके बाद वी आर नॉट बाउंड। नहीं, इनफैक्ट ये बात स्पीकर साहब नहीं समझ रहे हैं, और वो बच्चे नहीं हैं। वो किसी और की, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि तेरा यार बोलदा, तूने बोल दी तेरा यार बोलदा। स्पीकर साहब किसी और की जुबान बोल रहे हैं। इशू ये है कि आर्टिकल 189 प्रिवेल करता है किसी भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ऊपर। इलेक्शन एक्ट सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। सो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको अंडू सबऑर्डिनेट जजमेंट नहीं कर सकती। अगर ये मामला हो तो फिर तो कोई वजीर आजम, कोई वजीर, कोई सदर, जो क्योंकि ज़ाहिर है पार्लिमानी में, हमारे पार्लिमानी निज़ाम में जिसकी अक्सरियत होती है वो उसी पार्टी के होते हैं। वो तो फिर सर सजा ही नहीं हो सकेंगे। वो तो मार धाड़ कत्ल बतल करके वो कहें जी कि ठीक है हम नहीं कर सकते, तो अदालतों के फैसले तो मानने होते हैं। वो तो स्पीकर और या असेंबली हो या इलेक्शन कमीशन हो, वो उनके ऊपर बाइंडिंग है। आबिद ज़ुबैरी साहब, आप स्पीकर साहब की स्टेटमेंट आई एम श्योर आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, मखसूस रजिस्टरों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा, और यहाँ पर उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 की तरफ इशारा करते हुए उसका सहारा लेते हुए उन्होंने कहा कि जी मैं वेट करूंगा इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस का, उसके बाद इसके ऊपर डिसाइड करेंगे। अफसोसनाक ये स्टेटमेंट है स्पीकर का, जो मैं समझता हूँ बड़े ही उनकी बड़ी इज्जत है, और वो स्पीकर हैं नेशनल असेंबली का, बड़े सीनियर और मंझे हुए सियासतदान हैं। जैसे फैसल साहब ने फरमाया कि नेचुरली वो पंजाबी का उन्होंने कहा कि जी किसी और की तरफ से उन पे कोई इंस्ट्रक्शंस आ गई होंगी, तो बड़ा अफसोस है इस बात का। देखिए, लेकिन बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि ये जो फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट का, ये बाइंडिंग है उन पे। आर्टिकल 189 और 190 दोनों मिला के पढ़ें आप। और आपको याद होगा कि इस जजमेंट के अंदर उन्होंने 2 वजाहतें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मांगी। पहली वजाहत दे दी गई 14 सितंबर को, और दूसरी अभी रिसेंटली दी गई, आपने देखा। उसमें उन्होंने यही बात इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछी थी, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस से, कि जी अब तो ये कानून आ गया है, उसमें तरमीम कर दी है उन्होंने। तो उन्होंने बड़ा उसमें वाज़ेह एक नोट इशू किया, और उसमें कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन कहा कि अब कोई हम वजाहतें नहीं देंगे, ये बिल्कुल बाइंडिंग है आप पे। आप ये सीटें, मखसूस सीटें जो हैं ये पीटीआई की हैं, और ये जो इन्होंने जैली तरमीम की है इलेक्शन एक्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइट नहीं करती। तो अब तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो इसमें स्पीकर साहब कैसे कह रहे हैं कि जी उनको इंतजार करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दोनों, अभी स्पीकर साहब भी और इलेक्शन कमीशन साहब, वो तो बिल्कुल कंटेम्प्ट में है। वो तो कंटेम्प्ट करते ही चले आ रहे हैं तक इज्जत जो कोर्ट की हो रही है, और इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। और उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करना, यही उनकी जारी है। उनका पूरा साथ दिया पिछले चीफ जस्टिस साहब ने। अब देखना है कि सुना है कि पीटीआई ने कोई उसमें कंटेम्प्ट एप्लीकेशन भी लगा दी है, तो ये उनको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो सिस्टम चलेगा ही नहीं। दूसरी बात, अभी फैसल साहब ने जिक्र किया यूसुफ रजा गिलानी साहब के केस का, उसके अंदर ही वो जिसपे उनको सजा हुई थी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, क्योंकि उन्होंने खत नहीं लिखा था सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद। तो उसमें उसी जजमेंट में लिखा हुआ है, अगर कोर्ट की बातें ना मानी जाए, हर कोई यही फैसला कर ले, ये अथॉरिटीज, पार्लियामान, हुकूमत, ये कि जो उनकी तशरीह है आइन और कानून की या किसी की, वो बाइंडिंग होगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तो वक़्त ही खत्म हो जाएगी। तो उसी जजमेंट में, यूसुफ रजा गिलानी साहब की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जी अगर आपको बात माननी है, आप इंटरप्रिटेशन जो करनी है, तशरीह जो करनी है आइन, कानून या किसी चीज की, वो सिर्फ और सिर्फ जो आइन जो इख्तियार देता है वो अदालत आली और अदालत उज़्मा को देता है। डू यू थिंक सो कि इस पे स्पीकर साहब भी कंटेम्प्ट के मुर्तकिब हुए? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, बिल्कुल मुर्तकब है कि जी मैं नहीं मानता। अब ये उन्होंने तो बिल्कुल डिफाइंस कर दिया। नेचुरली उनके पीछे जो यहाँ सारी कुव्वतें हैं, जिसने ये तरमीम भी करवाई है, वो सब उनके पीछे खड़े हैं। नेचुरली वो तो नहीं मानेंगे ये बात।
लेकिन आप कोर्ट को देखना, या तो कोर्ट रहेगा या ये पार्लियामान जो कोर्ट को वैसे ही खत्म करने की कोशिश की गई है इस आईनी तरमीम के साथ, वो और अब सुना एक नई तरमीम भी और करने जा रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट ना मुकम्मल है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन वो फिर भी बजिद है इस पे कि हमने मैं जुबैर साहब उसी तरफ आ रहा था कि आज आप लोगों ने भी दरखास्त दायर कर दी और चौथी गालिबन दरखास्त है 26वीं आईनी तरमीम को लेकर, और उसमें आपकी प्ली भी यही है कि अभी हाउस भी पार्लियामान भी इनकम्प्लीट है और देन ये हमारी जो प्ली है उसके अंदर हमारी मेन प्ली तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेन पे है, लेकिन हमारी प्ली ये भी है उसके अंदर एक हमारी यही एक दरखास्त है हमारी पिटीशन के अंदर कि जी अभी तो हाउस ही मुकम्मल नहीं था, तो ये कैसे तरमीम कर सकते हैं। ये वो उसकी प्रोसीजरल एस्पेक्ट को चैलेंज किया और मेरिट पे भी चैलेंज किया गया है कि ये आईनी तरमीम इस तरह से जुडिशरी को इस तरह से खत्म करके इसके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता आईन कानून के हिसाब से। और इसमें आपके अलावा बलूचिस्तान बार काउंसिल भी आ गई, बलूचिस्तान हाईकोर्ट वो लोग भी आ गए। बिल्कुल वो लोग भी आ गए क्योंकि और सारे लोग देखें अक्सरियत मुल्क इस पे बहुत स्टैंड है और पूरे मुल्क में ये बात है कि देखें आप 1973 के आइन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और इस तरह से आइन के अंदर एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या सुप्रा एक बेंच नहीं बना सकते एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पूरा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हमारी आइनी अदालतें हैं और ये नहीं हो सकता कि उसके अंदर बेंचेस बना दी जाएं और समथिंग। पहले ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून था जिसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वैसे ही इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी और उस कानून को अपहोल्ड कर लिया था, जिसमें उसमें आपने देखा पिछले चीफ जस्टिस ने तरमीम भी कराई और उन्होंने एडमिट किया कि ये मेरे कहने पे ये तरमीम हुई है क्योंकि मैं माइनॉरिटी में चला गया। तो उनका जाते जाते जो एक नोट माइनॉरिटी नोट लिखा आपने देखा, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये मैं माइनॉरिटी में चला गया था इसलिए मैं नहीं करवाया ताकि 63 का केस में लगवा लूं और फैसला कर दूं ताकि वो अभी आबिद साहब और बाकी बार जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम पे ला रही हैं, पिटीशन ला रही हैं, दरखास्तें दायर कर रही हैं, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम की भी कोई बाज़गश्त है इस्लामाबाद में? देखिए बुनियादी तौर पे जो 26वीं आईनी तरमीम है वो फ्लॉड तरमीम है, उसके ऊपर होमवर्क प्रॉपर नहीं किया गया। जो खासकर जुडिशरी से मुतल्लिक चेंजेस लाई गई हैं वो कोई इतनी चेंजेस नहीं है, तो उसका तो 27वीं अगर तरमीम आती है तो उसको तो 26वीं तरमीम को अनडू करना चाहिए। वही एक बेहतर रास्ता है मूव फॉरवर्ड करने का, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में बहुत ज्यादा गौर व गौज नहीं किया गया है। और देखिए ये जो तजर्बे अदालत के ऊपर किए जा रहे हैं, यानी कोशिश यही है कि एक शख्स जो है वो चला गया है, अब उसको जो है फेडरल कोर्ट के जरिए वापस लाना है और उस जैसे कुछ अपने रबड़ स्टैंप ला के अपनी मर्जी के फैसले कराने हैं, तो ऐसी चीज़ों को तो कोई भी नहीं मानेगा। अदालतें आबिद ज़ुबैरी साहब ने आपको बताया है बलूचिस्तान से, लाहौर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद बार काउंसिल और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार और सारी इस तरह की जो हमारी बार एसोसिएशंस हैं, हमने 26वीं आईनी तरमीम को वकला ने अक्सर मुस्तरद किया है। और जिस तरीके से भी ये आईनी तरमीम लाई गई है वो भी आईनी तरीका नहीं है, सियासी तरीका नहीं है, अखलाकी तरीका नहीं है, इमरानी मुआहदा है। और इमरानी मुआहदा जो होता है या कोई भी मुआहदा है, मुआहदे का कानून ये है कि आप उसको जोर जबरदस्ती या जबर के तहत नहीं करा सकते। आपके सामने है अख्तर मेंगल साहब के सेनेटर्स हों या पीटीआई के 4-5 जो MNAs जिन्होंने वोट दिए, जो टर्न कोर्ट्स हैं, या तो उन्होंने पैसे किए तब भी रिश्वत सतानी का बाजार है, या किसी दबाव में आके किया तो तब भी गलत है। तो ये मामला जो जिस तरह से किया गया है उस पर भी बहुत एतराज़ है वकला को, और इसीलिए ये तरमीम आ रही हैं। और इसके साथ साथ जो है सियासी जमातें जो हैं JUI दो के वो इसका हिस्सा रही है जरूर 26वीं आईनी तरमीम में। राय साहब, कानून और आइन में बेहतरी की गुंजाइश होती है, लेकिन ओवरनाइट जिस रात को बैठ के आप करेंगे इस तरह की तरमीम, यानी जो भी बुजुर्ग वहां पे रहनुमा थे या उनको गोलियां खिलाई गई या टीके लगाए गए, सुबह 5:30 बजे आपको ड्राफ्ट साइन, क्या क़यामत आई हुई थी कि आपको सारी एक रात में करना था। मासवाए कि आपने इसको अना का जो है मामला बनाया, मासवाए इसके कि आपने इसको माइटी खुद को दिखाने के लिए मामला बनाया, और इसका नतीजा ये निकला है कि पहले जुडिशियल ओवररीच था तो अब पार्लियामेंट ने जाके सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम क्लॉग कर दिया है। यानी आईनी और जो मामलात हैं उनके ब्रांचेस के और दूसरे मामलात। आबिद साहब, यहाँ पे एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस तरह फैसला भी कह रहे हैं कि जुडिशियल ओवररीच था पहले, तो पार्लियामान जो है वो इंक्रोचमेंट की तरफ चला गया, लेकिन इस पे वकला एहतजाज आपकी जानिब से, हामिद खान साहब की जानिब से हम बार बार सुनते हैं, लेकिन वकला एहतजाज कोई ऐसा अभी तक होता हुआ या इवन फॉर्मेशन भी नजर नहीं आ रही उसकी। इस बात पे
और आप देखेंगे कि मुकल्लब देखिए, अब एहतजाज वो जो था वो 2007 का, उस तरह की आप उस पर, मैं तो नहीं समझता उसको, क्योंकि देखिए हमने कानूनी रास्ता, और एक उस वक्त आपको याद है 2007 में एक डीम मार्शल लॉ लगा, जो कि अब भी कंट्रोल डेमोक्रेसी है, लेकिन आफ्टर ऑल पार्लियामेंट काम कर रही है, सब है इस तरह से, तो उसमें जरा सा फर्क है। इसलिए हमने लोगों ने, कुछ लोगों ने जो अभी फैसला किया है कि हम लोग इसको चैलेंज करेंगे अदालत के अंदर, और इंशाल्लाह हमारी एक्शन कमेटी बन चुकी है, वो फैसला करेगी कि इसको और हमें किस तरह से हमें इस पे प्रोटेस्ट करनी है। देखिए, जो भी हम काम करेंगे आईन और कानून के दायरे में रहते हुए करेंगे। तो ये आपको मैं बता दूं, अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट भी लोग तो जुबेर हमेशा, साहब, पीसफुल प्रोटेस्ट भी तो आइन और कानून के अंदर ही रहते हुए ना। जी बिल्कुल, पीसफुल प्रोटेस्ट भी होगी अभी, लेकिन अभी देखिए हमने केसेस फाइल कर दिए। अब देखना है कि बेंचेस का कोर्ट टेकअप करती है ये मामला, नहीं करती, क्या हो रहा है। अब ये जो जैसे भी फैसला साहब कह रहे हैं कि वो 27वीं आदमी तरमीम भी आनी चाहिए, अगर जुडिशियल ओवर रीच था, तो पार्लियामेंट ने तो ओवर रीच किया, उन्होंने तो कोर्ट को ही तबाह कर दिया, और ये सिस्टम चल ही नहीं सकता, क्योंकि बेंचेस होंगी अवेलेबल ही नहीं है। क्योंकि खासतौर पर आइए बताएंगे फैसल साहब के लाहौर हाई कोर्ट में तो सिंगल जज सुनता है कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन, वहां तो झगड़े भी होते हैं, तो उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन होती है, क्या उसकी अपील जो होगी या पटिशन होगी वो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में एक में। तो जहां आप कह रहे थे, जो हमेशा बेचारे एक नाम को हमेशा इस्तेमाल करते हैं हुकूमती लोग आपके चैनल्स पे बैठ के, मोहम्मद भूटा का केस तो फिर कभी नहीं चलेगा सर। सर उसमें अब एक और सवाल अब ये पैदा होगा कि जो आपने पिटीशन दायर की है, ये क्या आईनी बेंच सुनेगा, जो भी बना नहीं है? देखिए, अब नहीं, हमारा केस है कि आईनी बेंच तो होना ही नहीं चाहिए, हमने तो उसको चैलेंज किया। देखिए, हमने कहा प्रोसीजर, ये पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं थी, फिर जिस तरह से ये वोट दिलवाएगा, और एक रात के अंदर, रात के अंधेरे में ये पास कराई गई मेंगल साहब के सेनेटर्स के साथ। पहले उसने एक स्टेटमेंट दिया, फिर पीटीवी पे आके उसने दूसरा दिया। मेंगल साहब का इंटरव्यू सुनिए, वो क्या कह रहे हैं उस शख्स के बारे में, उनका जो सेनेटर था वो खातून के बारे में, मेंगल साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, रोंजू साहब के बारे में। लेकिन वेंगल साहब ने क्या बात की आके टीवी पे, आप सुनिए उसको, बड़ी खास बात की। वो कहते हैं वो तो खुद भी रिजाइन कर चुके हैं ऐसी पार्लियामान से। और फिर देखिए ना, दूसरी बात है कि ये दो तरीके आपने इस्तेमाल किए, इस तरह से क्या आईनी तरामीम होती हैं, क्योंकि फैसला किया, क्योंकि एक कहते हैं ब्रूट मेजोरिटी से हम पास कराएंगे, और आप देख लीजिए, क्योंकि पता नहीं क्या क्या वजह थी, कितनी आप कहते हैं कि चार्टर को डेमोक्रेसी, चार्टर डेमोक्रेसी से दो और बड़ी बातें थी कि जो आपकी अदालत की, अदलिया की जो आजादी है उसको हम गारंटी करते हैं, और दूसरी बात है कि हम कभी फौज की मदद से हुकूमत में नहीं आएंगे या उनसे। तो क्या इस वक्त क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, तो वो चार्टर डेमोक्रेसी में नहीं लिखा हुआ था। और दूसरी बात कि 18वीं तरमीम या 19वीं तरमीम जो आपने की, जो बेशक आप कहते हैं कि वो चीफ जस्टिस साहब ने आपसे करवाई, लेकिन की तो पार्लियामान ने तरमीम की। उसके अंदर आपने एक तरीका कार वो रखता है कि अगर यही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना था या बेंच बननी थी, तो आपने 2010 में जब ये आपने आईनी तरमीम की, जिसपे इतना काम किया गया, और रजा रब्बानी साहब जो सेंटर भी नहीं है मेरे ख्याल से, पता नहीं क्यों, तो उन्होंने सारा काम किया, मेहनत की, कमेटी बनी, उस कमेटी के अंदर डिस्कशन हुआ, साल भर वो होता रहा, और उसके बाद जो तरमीम की गई। और आप देखिए उससे पहले भी, आप देखिए 1973 का जब आइन बना था, उस वक्त ये 239 में क्लॉज 5 और 6 था भी नहीं। ये तो ज़ियाउल हक साहब के मरून मिन्नत है कि उन्होंने ऐड किया इसके अंदर। तो उस जमाने में जो आइन बना था, उसमें भुट्टो साहब के पास ब्रूट मेजॉरिटी वेस्ट पाकिस्तान में, आपको याद होगा। तो उसके बावजूद भी उन्होंने पूरा एक सवा साल लगाया उसको पास करने में। 14 अगस्त 1973 में वो लागू हुई जाके। तो फिर भी उन्होंने सारा कंसेंसस हुआ, सारे लोग जो आज लीडरान आपके बैठे हुए, इनके वालिद साहब जो थे, उन्होंने साइन किया। JUI के आप देखिए मुफ्ती महमूद साहब थे, बाकी पार्टीज के जो अचक साहब, सब लोगों ने उस डॉक्यूमेंट को साइन किया, फिर जाके वो आइन हमारा बना था 1973 का। और वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने हमारे मुल्क को एक यकजा रखा हुआ है। आप इसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमारे कहीं फिर से 1971 वाली सिचुएशन ना आ जाए। फैसल साहब, जुबैर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, मेरा सवाल वही सादा सा फिर सबके लिए, अवाम के लिए, ये पिटीशन सुनेगा कौन? इसके ऊपर मतलब आईनी बेंच तो भी बने नहीं है, फुल कोर्ट बनेगी इसके ऊपर, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जितनी पिटीशन है, कौन सुनेगा ये? देखिए, नए कानून के मुताबिक हमें पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन कानून तो वही है जो इस वक्त लाया गया है। वो चाहे जबर से गया है या फस्तायत से लाया गया है, जोर जबरदस्ती से लाया गया है, तो लाया तो गया है। तो कानून तो अब वही होगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ही इसको सुनेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की क्या फिर हैयत होती है, वो अभी देखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आबिद ज़ुबैरी साहब एक बड़े कोना मश्क बार लीडर हैं। उनको अपने बार के जो लीडर्स हैं इस वक्त, पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं, उन लोगों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, और एक इंडल्ज होना चाहिए, और बार को अपनी जो पैटी पॉलिटिक्स इस वक्त पाकिस्तान बार के जो मेजॉरिटी ग्रुप कर रहा है, उससे उसको परसुएट करें कि वो एक नेशनल कॉज की तरफ आए। और मैं क्या बात कर रहे हैं।
एबिलिटी के ऊपर बहुत भरोसा है, और वो बार कौंसिल जो बार की तमन्ना है उसको रिप्रेजेंट करे, ना कि किसी गवर्नमेंट के किसी धड़े को या ग्रुप को। जुबैरी साहब की मुस्कुराहट बड़ी मीनिंगफुल सी थी। बड़ी बड़ी प्यारी बात कही, बड़ी कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, मुझे तो ये शेर याद आता है। बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने। ये वही इस धड़े से बात करने की हमसे कह रहे हैं जिसने हमने खत लिखा कि प्लीज इस आईनी तरमीम को लिखा, आप लोग पटिशन दाखिल करें। ये आपको मालूम है फैसल साहब, हमने खतूत लिखे उन लोगों को, हम लोगों ने इससे पहले नहीं, उन्होंने आपको पता है एक कमेटी बनाई जिसमें 6 लोग बैठे, उन्होंने तरामीम को अप्रूव किया, और हेडेड बाय हमारे फारूक नाइक साहब वाइस चेयरमैन है, उनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, उन्होंने उसे अप्रूव किया और उसमें कहा फेडरल कोड बनना चाहिए। तो आप कह रहे हैं हम उनसे बात करें, उनसे हमने खत लिखा, हमने कहा ये प्लीज इस तरह के हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी आप सुने, मीटिंग कॉल करें पाकिस्तान बार की, ना कि आप एक हुकूमती उसको एंडोर्स करें, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। अब आप कह रहे हैं हम उनसे बात करें, आप जानते हैं बार पॉलिटिक्स को बात करेंगे हमसे। मासूम ख्वाहिश थी लेकिन अच्छी ख्वाहिश थी फैसल साहब की, मासूम थी लेकिन खूबसूरत ख्वाहिश। बात सही कही, हमने बिल्कुल इनकी बात मानी थी और हमने खत लिखा था। मैं सिर्फ ये आबिद भाई की बात में ऐड करते हुए, देखिए बार कौंसिल जो है उसको किसी भी सियासी जमात का ज़ैली विंग होके काम नहीं करना चाहिए। उनको एक अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखनी चाहिए, जैसे कि पूरे वकला की ओपिनियन है। और आबिद जुबैरी साहब जो बात कर रहे हैं उसमें वजन है। बार कौंसिल इस वक्त जो है वो ये हुकूमत की डेमोक्रेट बनी हुई है, जो कि वहाँ पे मेजोरिटी ग्रुप है। फारूक नाइक साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हमारे भाई हैं बड़े, लेकिन वो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान बार कौंसिल को पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बार कौंसिल ना बनाए, और बार कौंसिल को बार कौंसिल रहने दें। और इसीलिए मैं साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फैसल चौधरी साहब, आपका शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी रिसेंटली जब ये पंजाब गवर्नमेंट बनी, मरियम बीबी चीफ मिनिस्टर बनी, तो उसके बाद इनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा किसानों वाले सारे मामले के ऊपर, गंदम वाले मामले के ऊपर, गवर्नमेंट ने गंदम डायरेक्टली किसानों से खरीदने पर पाबंदी लगा दी या नहीं खरीदी एट दैट टाइम। नुकसान बड़ा हुआ ज़िम्मेदारों का एट दैट टाइम, क्योंकि मैं खुद छोटा मोटा ज़िम्मेदार हूँ, सो आई डू अंडरस्टैंड कि किन मुश्किलात से ज़िम्मेदार गुजरे। बट आज फिर एक खबर ने मेरी अटेंशन पकड़ी कि जनाब हुकूमत पंजाब ने 450 से 500 अरब का किसान पैकेज लॉन्च किया है, और किसान कार्ड के जरिए 1.5 लाख रुपया फी फसल बिलासूद कर्जा दिया जाएगा पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। किस हद तक रिलीफ मिलेगा, किस हद तक किसान की ज़िंदगी बेहतर होगी, किस हद तक फसलें बेहतर होंगी। एंड ऑफ द डे नॉट टू फॉरगेट के हमारे जो पाकिस्तान है, हमें हमेशा बचपन से एक ही चीज़ पढ़ाई जाती रही है कि जनाब हमारी मुईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। मुईशत की रीढ़ की हड्डी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। अगर मैं ये कह दूं कि हमारी ये रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद इसका फर्स्ट हैंड विक्टिम हूँ या विटनेस हूँ। ओवरऑल हमारा जो GDP है उसका तकरीबन 18.5% ज़राअत पर मुश्तमिल है, और 64% आबादी हमारी जो है वो देहाती है, और उसी के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिर उनका रोज़गार ज़राअत ही बन जाता है। इसी किसान कार्ड के ऊपर और किस हद तक रिलीफ मिल सकेगा, किसान रहनुमा सैयद महमूद बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी साहब चलें, गंदुम में तो जो हुआ सो हुआ, अब ये किसान कार्ड से आपकी मेरी कोई ज़िंदगी बेहतर होगी, किसानों की हालत ज़ार कुछ बदलेगी क्या? अब जो खबरें आ रही है उससे तो लग रहा है कि काफ़ी कोई बेहतरी आ सकती है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका। ये एक और मजाक होने जा रहा है किसानों के साथ। ये हर हुकूमत कमोबेश ये करती है। देखें, ज़राअत, जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर भी कहा है कि ज़राअत इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मगर वो पैरालाइज हो गई। आप ये देखें कि हमने तो ज़राअत का जनाजा पढ़ा दिया कि इस ज़राअत के सर के ऊपर आपका पूरा पाकिस्तान घूमता है, मगर आप ये देखें कि इसको अहमियत क्या है। आपने वो गंदम की बात जो है वो सरे राहे कर दी, लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं है कि हमारे घरों के अंदर सफाए मातम बिछी। मेरे पास 200 मन गंदम पड़ी थी, मैंने रोकी कि इसका रेट बढ़ेगा, और फिर हुआ यूं कि जब मार्केट अपना इन्होंने डी रेगुलाइज कर दी और कहा कि जनाब हम गंदम नहीं खरीद करेंगे, कि जो बहुत बड़ी ज्यादती थी। मैं इसलिए आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं। आपने कहा ये समझाइए कि इन्होंने किया क्या है हमारे साथ, किसानों के साथ। तो वो जो फूड सिक्योरिटी की जामन जो है, ज़राअत जो है, और वो ये किसान है, ये काश्तकार है, उसके साथ ये जुल्म क्यों किया गया?
कि आपने खड़े पांव ये फैसला कर दिया। क्या इस तरह से मुल्क चलते हैं, इस तरह से सूबे चलते हैं, इस तरह से जो है वो पॉलिसियों को चलाया जाता है? आप ये देखें कि दुनिया के अंदर ये निजाम है कि कोई भी फसल हो जी, उसकी काश से एक माह पहले तो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसकी पॉलिसी बनाई जाती है। आपके नेबर कंट्री में जब आपसे मैं बात कर रहा हूं 2025-26 की वीट की प्राइस उन्होंने मुकर्रर कर दी है। वाह, कि किसान को पता है कि हमारे इनपुट्स के रेट क्या होंगे और 2026 के अंदर जो है वो हमें क्या रेट मिलेगा। और यहाँ हालत ये है कि जब हम ने गंदम काश्त की तो उस वक्त 3900 रुपए रेट रखा और जो है वो काबीना ने मंजूर किया, उसको नोटिफिकेशन किया। फिर इतना बड़ा भयानक मजाक जो है वो किसानों के साथ किया गया। बुखारी साहब वो तो हो गया, उसके ऊपर मैं भी आपके साथ था, बहुत शोर मचाया, बहुत एहतजाज किया हम सब ने, लेकिन बदकिस्मती की बात है हमारी आवाज सुनी नहीं गई, उल्टा माफिया कह दिया गया आपको और मुझे। हजूर, हाँ वही मैं कहने वाला था कि हमें माफिया कहा गया। अच्छा, हम पहले समझे, हमने इसलिए नहीं कोई उस पे अपना रद्द अमल दिया कि हो सकता है ये सियासतदान जो है वो इस तरह बात स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, जिबान से जो है वो अल्फाज निकल जाते हैं, तो मरियम साहबा जो है वो अपने अल्फाज को वापस लेंगी जी, वजीर आला साहबा, मगर वो तो उस लफ्जों पे कायम रह गई। और फिर ये जो ड्रामा और ये नाटक, ये इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा। आपने जो कहा है कि किसान कार्ड जो है, आपकी आबादी देखें, किसानों की आबादी, आपने अभी कहा कि 60 से 65 नहीं बल्कि 70 से 80% जो आबादी जो है इस वक्त जो है वो देहात, आपके देहात की 64% सर, 64% से लेके 3 एकड़ का जो है वो किसान जो है वो सबसे ज्यादा किसान है। फिर उसके बाद 12 एकड़ तक का जो किसान है। आप मुझे बताइए कि ये जो लॉलीपॉप कह लूं या ऊंट के मुंह में जीरा कह लूं, इससे कौन सा इनकलाब आने वाला है? मैं तो अच्छा, मैं थोड़ी सी, मैं बुखारी साहब थोड़ी सी डिटेल बता दूं आपको, मैं 500 अरब का जो है, मैं बुखारी साहब थोड़ी सी डिटेल बता दूं, बुखारी साहब मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं। 12 लाख के करीब दरखास्तें मौसूल हुई हैं। पहले 5 लाख रुपए बजट रखा गया था एक किसान कार्ड के लिए। अब किसानों का एतमाद देखकर गवर्नमेंट कहती है जी हमने 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। तो 2 फसलों के लिए 7 लाख रुपया छोटे किसान के लिए तो अच्छा बजट नहीं है। इसमें खाद चाद में भी रिलीफ मिल जाएगा, बीज भी ले सकेंगे, जहां डीजल की जरूरत है वहां डीजल भी मिल जाएगा। सो आई थिंक ये तो रिलीफ में कुछ ना कुछ तो वो जीरा ही सही बेशक, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना यार। नहीं हजूर, ये खुशनुमा एक वो जो है ना ख्वाब, जिसे हम कहते हैं कि कॉस्मेटिक्स जो है ये चेंज है। किसी ज्यादा उम्र के मर्द को या औरत को आप जनाब उसके मेकअप करके आप किसी बूढ़े के मुझ जैसे को आप जवान कर सकते हैं कि खिजाब खसूब लगा दें। हाँ। और जनाब मुझे आप जनाब जवान बना के पेश कर दें। बुखारी साहब वही ते आना पियाना, मैं वही ते अर्ज करना पिया कि मैंने आसान जुबान समझाओ कि इत्थे केड़ा खिजाब लाया इन्हें, इत्थे केड़ा रंग रोगन कीता इन्हें, मैं वही ते समझना चाह रहा तुहाडे तो। सर जी मैं उयो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ जी, अगर तुसी ये बात आप समझना चाहते हैं तो मुझे बताएं कि ये 10 लाख दरखास्त आ गई जी, 12 लाख, और ये इसमें खुशी का इजहार किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि किसान मुहिब्बे वतन है, किसान भीख नहीं मांगता। मैं कहता हूं कि कुछ भी ना दीजिए, आप ये किसान कार्ड वापस ले लीजिए, ये ट्रैक्टर स्कीम हमें नहीं चाहिए, वापस ले लीजिए। आप जो है वो जो हमें जो बाकी आपने कोई 1.5 लाख कहा है कि जी हम वो कर्ज आप को देंगे बगैर सूद के, वो वापस लीजिए। हमें सिर्फ अपने फसलों की कीमत दीजिए, हमें जो इनपुट्स हैं वो सस्ते दीजिए। लेकिन बुखारी साहब फिर वो कहते हैं ना उसमें आड़ती आ जाता है ना, फिर उसमें गवर्नमेंट कहती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, उसमें आड़ती आ जाता है। नहीं, कोई आड़ती नहीं। अच्छा, ये भी जो वहां पे कोई अहमिक लोग हैं, अहमकों की जो ये मैं माजरत के साथ कहूंगा कि आसपास बैठे हुए हैं जो ये बात कह रहे हैं, वो किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि 76 साल से एक निजाम चला आ रहा है, फूड डिपार्टमेंट खरीदता है, पास्को खरीदता है, आपके तमाम सूबे जो हैं, आज जो है वो हमारी वज़ीर साहबा कह रही हैं कि ये मिडल मैन। ओ भाई नहीं, किसान खुद लेके जाता था,
उसके अकाउंट में पैसे जाते थे। ये कैसे कह दिया आपने कि भाई आड़ती और ये वो गंदम खरीद करता है? 78 लाख टन के कमोपेश जो है वो आपकी गंदम जो है हुकूमत खरीद करती थी। पास्को खरीदता था, पास्को 30 खरीदता से था ना। 35 लाख टन जो है वो सीड के ऊपर खर्च होता था, बाकी मैं अपनी जरूरत का रख लेता था। और एक बात और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये बता दूं कि किसान गंदम नहीं बीज रहा। किसान जो है वो आप चाहे जितना किसान कार्ड दे दें और ये ट्रैक्टर्स के तो बुहारी साहब ठीक है ना, तो बुहारी साहब शायद ये हुकूमत चाहती हो ठीक है ना कि अगर वो हम फिर साइप्रस से मंगवा लेंगे, हम फिर कहीं से बाहर से सस्ती काली खराब गंदम मंगवा लेंगे, देंगे सारे पाकिस्तान खाएंगे चुप करके। हाँ, ये बात आपने की है, ये बात आपने की है, सच्ची बात आपने की है कि यही चाहते हैं। आप मुझे बताएं कि ये बाहर से इंपोर्ट करके जो है वो 42 और 4300 रुपए में ये जो अभी जो गंदम मंगवाई गई है वो आई है। मैं ये कहता हूं कि अगर ये सरप्लस हुई है तो वो मेरा जुर्म बन गया कि आगे 2 करोड़ और 70 लाख 80 लाख टन गंदम होती थी, अब 3 करोड़ टन गंदम हो गई, वो मेरा कसूर बन गया। मैं अच्छा बुहारी साहब मेरे साथ ही रहिएगा, हसीब से कोई फायदा नहीं होने जा रहा। बुहारी साहब मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। हसीब अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? जी जी सर, किसान कार्ड से कोई किसान को फायदा होगा? मरियम बीबी ने तो एक लंबी चौड़ी तकरीर भी की, अच्छी बात है, बताना चाहिए मुझे भी, आपको भी, हम सारे किसान, क्योंकि 64% आबादी तो पंजाब की किसी ना किसी तरह से ज़राअत से ही वाबस्ता है, तो वो तो कह रही है किसान का बड़ा फायदा होगा। आपको क्या लगता है किसान कार्ड से कोई आम जिम्मेदार की जिंदगी बेहतर होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान कार्ड से उन तमाम किसानों का फायदा होगा जो कि मरियम नवाज के आगे पीछे और लेफ्ट राइट खड़े होंगे, उनको फायदा होगा। सर 12 लाख तो नहीं ना खड़े हो सकते, 12 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दी है। सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जरा हकाइक की अगर हम बात करें तो गंदम पाकिस्तान की एक वाहिद ऐसी फसल थी जो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काश्त की जाती थी, और गंदम के ऊपर ही हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक सर्कल चलता था। पिछले साल, ये जो अभी साल गुजरा है, जून जुलाई मार्च अप्रैल जून जुलाई के जो 4 महीने थे, हुकूमत ने खुद से गंदम की एक कीमत अनाउंस की 3900 रुपए, और मार्केट के अंदर गवर्नमेंट ने ये इंश्योर कर दिया कि 2500-2600 से ऊपर गंदम ना बिके। वो काश्तकार जिसने 1500 रुपया फी मन के हिसाब से गंदम में नुकसान किया, और गंदम की अगर एवरेज पैदावार की बात करें तो 35 से 40 मन एवरेज पैदावार का मतलब है कि काश्तकार ने 60,000 रुपया फी एकड़ नुकसान किया। अब आप उसको किसान कार्ड देकर किस तरह उसको राजी करेंगे कि वो दोबारा से गंदम काश्त करे? गंदम के बाद किसान की मौशी बदहाली का ऐसा साइकिल चला कि वो उस साइकिल से निकल ही नहीं सका। जिसने गंदम के बाद मकई काश्त की उसे मकई में नुकसान हुआ, जिसने चावल काश्त किया उसे चावल में नुकसान हुआ। इस वक्त लोग इस कदर नाउम्मीद होकर बैठ गए हैं कि अगर वो अपनी जमीन को खाली छोड़ दें वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है बजाय इसके कि वो गंदम काश्त करें। इस वक्त फी एकड़ गंदम का खर्चा तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया हो चुका हुआ है। ये ठेके की जमीन का आप मुझे बता रहे हैं रेट? जी, ये ठेके की जमीन का या जो मालकी है लोगों की उसका रेट बता रहे हैं मुझे 1.25 लाख रुपया? ठेके वाली, ये मैं आपको ठेके वाली जमीन का बता रहा हूं, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर 92% लैंड होल्डिंग 12.5 एकड़ से कम की है। यहाँ पर ज्यादा काश्तकारी जो की जाती है वो ठेकेदारी पर की जाती है। और इस वक्त पंजाब की अगर स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि मरियम नवाज के किसान कार्ड की बात हो रही है, तो इस वक्त पंजाब में तकरीबन ऑन एवरेज 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया ऑन एवरेज ठेका जा चुका हुआ है। ऐसा ही है, क्योंकि 6 माह की फसल गिनी जाती है, उस हिसाब से 50,000 से लेके 75,000 रुपया फी एकड़ तो सिर्फ ठेका है जो हर साल काश्तकार ने अदा करना है। फिर बिजली के बिल इस कदर ज्यादा आ रहे हैं, इस कदर ज्यादा आ रहे हैं कि गंदम छोड़ के अगर जाफरान की काश्त भी की जाए फिर भी बिजली के बिल नहीं पे किए जा सकते। इस पे जुल्म की इंतहा ये हुई कि किसान इस वक्त माशी बदहाली का शिकार था, और अगर किसी बेचारे का 50,000 का भी बकाया जात बिल था तो पूरी फोर्स लेकर जाकर उसके ट्रांसफार्मर उतार लिए। आपने, मैंने, चौधरी साहब ने और बाकी जितने किसान हैं, हमने सिर्फ अब आने वाले दिनों के अंदर
अपने अपने घरों की मुंजी चावल और हमारी जो गंदुम है ना उसी के जामिन रह जाना है। जो लाना जो घर च रखना जो विकना तो है कोई ना। आई एम सॉरी टू से दैट, अल्लाह करे कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन जो लाना जो स्टॉक करके रखना जे आप बच्चे ही खाने जे उन्नी कणक लाया जे उन्नी मुंजी लाया जे जी घर की जरूरत पूरी कर सके, क्योंकि जो हालातों वाकयात जिम्मेदार के होते जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट नेक्स्ट। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, T20 पे 40 20 पे 50 तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन चुका होगा। रीज़न कि आपके और मेरे मुल्क की आबादी जिस स्पीड से बढ़ रही है और लैंड उसी तरह स्क्वीज़ करती जाएगी, घर बनते जाएंगे, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जाएंगी और ज़राअत का रकबा कम से कम होता जाएगा। और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर कि 2040 2050 तक फूड सिक्योरिटी आपका और मेरा बहुत बड़ा चैलेंज होगा। राइट नाउ बदकिस्मती की बात है कि हम प्लान नहीं कर रहे कि व्हाट कुड बी कमिंग आवर वे नेक्स्ट 20-25 ईयर्स, लेकिन जहाँ पर फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं उन मुल्कों की ज़रा हालत ज़ार देखिए और फिर आपको आइडिया होगा कि अगले 20-25 साल में हम किन मामलात की तरफ कितनी तेज़ी से जा रहे हैं। और उन मामलात को इग्नोर करते हुए हुकूमत वक्त जो है वो ज़मींदार का जिसको पंजाबी के अंदर रड़ा कड्डन ली टुरी। एनीवेज, आई होप एंड आई प्रे कि कुछ सैनिटी प्रिवेल करे। बाय एंड ऑफ द डे ये ज़राअत ही आपकी और मेरे जो मुइशत है उसकी रीढ़ की हड्डी है, इसको मजबूत कीजिए ना कि इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।